कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, लेकिन अर्दोगन का सवेरा तुर्की में पहुंचने के बाद हुआ। तब अर्दोगन को समझ में आया कि भारत ने कितना बड़ा खेल कर दिया है और भारत के ऊपर तुर्की भड़क उठा। बिल्कुल सही, वही तुर्की जो यहाँ कल तक भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर देखना चाहता था, आज 24 घंटे में पलट गया है और भारत के ऊपर भड़क रहा है। कह रहा है मेरे बगैर तुम ऐसा कर लोगे, संभव ही नहीं है। जानेंगे तुर्की ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। और जहां तुर्की ने ऐसा कहा है तो वहीं चीन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है देश, और ये देश घर में घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें चाइना को 1937 की याद दिला रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 एकदम से अंतिम 2 दिन जो थे ना, वो कमाल के थे। दुनिया के कई बड़े से लेकर छोटे देश अभी तक उसमें डूबे हुए हैं कि भारत ने क्या क्या कर दिया इन 2 दिनों के अंदर, और बहुत सारी बातें ना लोगों के समझ में भी नहीं आई। जब ये अपने अपने घर पहुंचे हैं तब जाकर इनको समझ में आ रहा है कि भारत ने बहुत सारी चीजें कर दी है। और इसी में से एक बड़ी चीज थी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में अभी एक भी पत्थर नहीं रखा गया है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। वो भी कब? जब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है जो पॉलिसी मेकर होंगे उनके साथ बहस हुआ होगा, उन्होंने समझाया होगा कि यहाँ G20 की मीटिंग में तुम्हारी क्लास लग गई, तुम भारत के लिए अच्छा अच्छा बोलकर चले आए, देखो भारत ने क्या किया है। तब जाकर राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने कहा हम इस गलियारे का विरोध करते हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये गलियारा सीधे तुर्की को बाईपास करता है। अर्दोगन का कहना है कि हम कहते हैं कि तुर्की के बिना कोई गलियारा नहीं हो सकता। रविवार को भारत में G20 शिखर सम्मेलन में आए पत्रकारों से तब वो ये कह रहे थे कि देखो तुर्की और भारत के बीच में बहुत अच्छा व्यापार है और हम चाहते हैं कि भारत यहाँ यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बने। लेकिन अब तो स्थिति बदल रही है। भारत जानता है तुर्की पलटी मार है और तुर्की के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे बैगन जो होता है, थाली का बैगन, उस पर भरोसा नहीं होता है, वैसा ही कुछ है, कभी इधर कभी उधर। ऐसे में भारत ने जो अन्य देशों के साथ मिलकर प्लान बनाया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC, इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल को एक रेल लाइन कनेक्ट करेगा। इजराइल के बंदरगाह हाइफा से फिर शिपिंग लाइन चलेगी, जहाज चलेगा जो भूमध्य सागर के रास्ते ग्रीस तक पहुंचेगा। ये जो गलियारा है, इस गलियारे के जो MOU है, इस पर यूरोपीय संघ, भारत, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, इन्होंने साइन किया। अब शिपिंग टाइम हो जाएगा 40% कम, जिसका मतलब हो गया ईंधन बचा, धन बचा, और ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे पाकिस्तान को भी बाईपास करता है, तुर्की को भी बाईपास करता है। भारत से कोई भी सामान इस कॉरिडोर के जरिए पहले UAE जाएगा और फिर वहाँ एक रेल लाइन के जरिए कई देशों से होता हुआ हाइफा पहुँचेगा, जहाँ एक बार फिर शिप पर सामान लोड होगा और वहाँ से पहुँचेगा यूरोप। अब तुर्की इस बात को क्यों कह रहा है? क्योंकि तुर्की के जरिए यूरोप जमीन से जुड़ता था और कई सालों से अर्दोगन दिमाग में ये बिठा कर बैठे हुए थे कि हमें छोड़कर कोई रास्ता यूरोप का बनता ही नहीं है। तो गलत फहमी में जी रहे थे अर्दोगन। यहाँ तो रास्ता बनाने वाले धुरंधर आ गए और इन्होंने रास्ता बना दिया। बौखलाना तो बिल्कुल भी बनता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बौखलाहट बहुत देर बाद निकलकर सामने आई। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और 1937 वाली चीज चाइना को बहुत अच्छे से याद आ जाएगी, ऐसा ही कुछ चल रहा है। 1937 में आखिर ऐसा क्या हुआ था? चाइना के ऊपर एक हमला हुआ था 1895 में और चाइना के बड़े हिस्से में तबाही मचा दी गई थी। एक दूसरा हमला हुआ था 1937 में और तब चीन पर जो ये हमला हुआ था, ऐसा हमला हुआ था कि चीन को घर में घुसकर इतनी बेरहमी से पीटा था कि आज तक चीन नहीं भूला है। और वो देश कौन सा है? तो आपको बता दें, वो देश है जापान। जापान ने पहली बार चीन के ऊपर 1895 में आक्रमण किया था और उसके बड़े हिस्से में तबाही मचा दी थी, और दूसरी बार फिर 1937 में किया था। और उस वक्त का तो अभी तक चाइना गुणगान करता रहता है, अपने लोगों को याद दिलाता रहता है कि देखो जापान
जापान कैसा था। लेकिन क्या होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान अपना हथियार रख देता है, शांति के रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से चीन ने जापान को परेशान करना शुरू कर दिया और जापान को फिर से हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। लगातार परेशान किए जाने के बाद जापान ने फिर से अपने हथियार उठा लिए और जापान जंग की तैयारी में जुट गया है। जापान सरकार के अधिकारियों ने जो काम अब किया है उसे देखकर लगेगा कि फिर से वो समय वापस आ रहा है। सेना को एडवांस बनाने के लिए देश के 4 स्टार्टअप के अधिकारियों ने 6 सितंबर को राजधानी टोक्यो में मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान मिलिट्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी को शामिल करना, ड्रोन और रोबोट पर काम करने वाली कंपनियों की मदद करने के तरीकों पर चर्चा की गई। अपने डिफेंस इंडस्ट्री को फिर से जंग के लिए तैयार कर रहा है जापान और जापान ने इसके लिए 200 स्टार्टअप की लिस्ट तैयार की है। जापान का डिफेंस सेक्टर में फिर से कदम रखना बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि जो लोग जापान को जानते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जापान हथियारों के उत्पादन में माहिर रहा है और मॉडर्न जापान ये तो दुनिया के बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल फाइबर, ऑटोमोबाइल, कॉपी मशीन, विजुअल मीडिया का प्रोडक्शन करता है और वो लोग अब सरकार के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। जापान की प्लानिंग क्या है? दुनिया के कई हथियार बनाने वाले नए देश जिसमें भारत शामिल है वो किसी और देश की मदद से अपने देश में हथियारों के को प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर जापान कुछ और भी कर रहा है। जापान किसी देश की मदद के बिना भी अपने दम पर हथियारों का निर्माण करने के लिए मैदान में उतर रहा है और आपको बता दें यही कारण है कि पश्चिमी हथियार आपूर्तिकारों ने अब मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों से जापान में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है अपने सामानों को। जापानी रक्षा बाजार बहुत बड़ा होने वाला है और आपको बता दें कहा जा रहा है कि जापान बहुत जल्द अपने रक्षा बजट को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि वो जल्द ही बड़े बड़े विकसित देशों को पार कर देगा। दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, सऊदी अरब, भारत, रूस, चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन रहा है। एक तरीके से चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है जापान और जापान उसी आधार पर अपने आप को बेहद मजबूत बना रहा है। आप सोचिए भारत और जापान ने डिफेंस सेक्टर में रक्षा उपकरण, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बिना गाइडेड वाले वाहन, रोबोटिक, साइबर, इन सब पर मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। खैर चाइना के लिए ये बेहद बुरी खबर है। इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।